नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा से संबंधित जानकारियों के अलावा आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह आप इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है कारगिल दिवस। साझा करेंगे आपसे कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य और देंगे आपको रोजगार संबंधित जानकारी। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जगत में चल रही महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2022 के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन जारी। इग्नू ने शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीजी डिप्लोमा कोर्स। जल्द शुरू होंगे जेईई एडवांस के लिए आवेदन और जल्द जारी होगी नीट यूजी 2022 परीक्षा की आंसर की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2022 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। आप विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में ODL और ऑनलाइन माध्यम से दाखिला ले सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि दाखिले की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 जुलाई 2022 तक जारी रहेगी और इस संबंध में इग्नू ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी नोटिस जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए छात्र इग्नू द्वारा जारी नोटिस को देख सकते हैं। दाखिले के लिए छात्रों को इग्नू की वेबसाइट onlinerr.ignu.ac.in के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक पंजीकरण करना होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को 250 रूपए के शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आप अपना पंजीकरण सही तरह से कर सकें, इसकी सारी जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम आपको एक बार फिर ही सुझाव देंगे कि आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर ही अपने एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सारी अहम जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसी विषय में सबकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमें विशेष तौर पर जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज से डॉक्टर TK जैना। हेपेटाइटिस का मतलब लिवर का इन्फेक्शन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो लिवर का इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस जब होता है, बहुत कारण है उसके लिए। जो मुख्य कारण है वो है वायरस, और यह वायरस भी बहुत किस्म की होता है। उसको हम A, B, C, D, E ये जो 5 वेराइटी है वो कॉमन होता है। उसका बाद भी आजकल G और भी जो निकल रहा है न्यू वायरस, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें A, B, C और E। हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत खतरनाक है। खाली हेपेटाइटिस बोलेंगे तो उसमें सारे वेराइटीज आ गया, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो ज्यादातर जो बॉडी फ्लूइड है उसमें ट्रांसमिट होता है। ये ज्यादातर जो ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल में ज्यादातर होता है हेपेटाइटिस बी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेक्सुअल में ही होगा, उसको छोड़ के वो खून के माध्यम से भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है एक तो वायरस का हिस्सा हो गया। जो शराब पीते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होता है, और कुछ हेपेटाइटिस होता है जिसमें कोई कारण नहीं होता है, ना अल्कोहल है ना हमारा वायरस है, उसमें भी हेपेटाइटिस होता है। तो रोकथाम के लिए ए वायरस जो है वो पानी और भोजन में जाता है। तो इसीलिए किसी का टूल में कंटेमिनेशन हो गया, कोई हाथ सफाई नहीं कर रहा है,
कोई हमारा जो पीने का पानी में वो कंटेमिनेट हो गया तो उसमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है। वो ज्यादातर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। उसमें क्या होता है, जैसे बुखार हुआ, उल्टी जैसे महसूस होता है, हेडेक होगा, भूख नहीं लगेगा, फिर उसको फीवर होता है और उसके बाद पीलापन आ जाता है। जैसे आंखों में पीलापन हो जाता है, ज्यादा होता है तो फिर हाथों में कि जहाँ भी आप लेकेंगे पूरा पीला लगता है बॉडी, और वो धीरे धीरे रेमिशन भी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जब किसी को इन्फेक्शन होता है हम बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाए, जैसे गन्ने का जूस पीने के लिए बोलते हैं, ग्लूकोज पी लो, बाकी आम खाना खाना है। और उसमें हम बोलते हैं कि अब फैट का जो चीज है, तेल का जो चीज है वो थोड़ा अवॉइड करना होता है। ये हेपेटाइटिस ए का हो गया। उसको छोड़ के जो हेपेटाइटिस बी हुए, बी में क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, जैसे शरीर में पानी जम जाता है, पेट में पानी जम जाएगा, जो लिवर इन्फेक्शन, वो लिवर को नुकसान कर देता है। वो धीरे धीरे 6 महीना से जैसे ज्यादा बीमार उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, लिवर नुकसान हो जाता है, वो धीरे धीरे उसको कार्सिनोमा भी, जो कैंसर होता है उसमें कैंसर भी बन जाता है। ये देखा गया है कि जितना कैंसर होता है लिवर का, 50% कारण होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये लोग लिवर कैंसर कराते हैं। जब ये एनकेफेलोपैथी हम बोलते हैं, जैसे ब्रेन में चला जाता है, तो ब्रेन में जब चला जाएगा पर्सन बेहोश हो जाएगा, पानी जम जाएगा जैसे बताया, ये सब खतरनाक सिम्टम होता है। इवन जैसे हेपेटाइटिस ए भी जैसे मैं बताया, वो नॉर्मल रेमिशन होता है, लेकिन किसी किसी का वो लिवर को ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, तो उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो ज्यादातर जब खतरनाक लक्षण होगा वो पीलापन, जैसे 10 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है, हम जैसे खून का जांच करेंगे तो वो खतरनाक होता है, फिर हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, उसका उसी हिसाब से इलाज करना पड़ता है। विश्व हेपेटाइटिस डे में हम श्रोता को यही बोलेंगे, आप जो पानी, जो पीने का पानी का जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, वो आप करिए। जो हाइजीन मेंटेन कीजिए, जैसे लेट्रिन गए तो जो हाथ ठीक से धोना है। बाहर जैसे ओपन डिफिकेशन करने क्या होता है, वो फिर पानी में कंटेमिनेट होके फैल जाता है। तीसरा बात है, आप वैक्सीन लो। हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है आजकल सरकार मुफ्त में देता है, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। उसमें बच्चा जब पैदा होता है, पैदा का दिन ही हम एक वैक्सीन का डोज दे देते हैं, और पेंटावेलेंट वैक्सीन आजकल दिया जाता है, जिसमें 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक में 3 डोज लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी का सुरक्षा हो जाता है। हेपेटाइटिस बी सुरक्षा हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो खतरनाक बीमारी है उसमें से बचाव हो जाता है। उसको छोड़ के हमको भोजन में थोड़ा ध्यान देना है, जैसे नॉर्मल भोजन करना है। और ये जो ड्रग जो एडिक्ट है उनके लिए ये भी खतरनाक है, क्योंकि वो भी जैसे सुई में नशा लेते हैं, उसमें भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन शरीर में आ जाता है। तो ये सारे प्रिवेंशन करना है हमको। थैंक यू। इग्नू के शिक्षार्थी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर कई ऊंचे मुकामों पर पहुंच चुके हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि इग्नू के फेसबुक पेज और एल्यूमिनाई पोर्टल से जुड़कर हमेशा अपने अनुभव दूसरे शिक्षार्थियों के साथ साझा करें। ऐसे ही इग्नू की एक पुरानी छात्रा बता रही है कि किस तरह इग्नू से जुड़कर उन्होंने अपने भविष्य को संवारा और शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्वावलंबी बनाया। नमस्कार, मैं श्रीमती दीपाली मोहन वर्तमान में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तेजपुर में सर्विस करती हूँ। मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के बारे में सभी को पता है। मैंने अपनी मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू से कंप्लीट किया, जो मेरे सर्विस करियर में और साथ ही मेरी डेली लाइफ में भी बहुत ही लाभदायक था। मेरी मानना है इग्नू जो सर्विस में है और जो स्टूडेंट है सभी के लिए लाभदायक है। इग्नू का जो कोर्स मटेरियल है बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल है। मैंने अपना कोर्स कंप्लीट इग्नू रीजनल सेंटर जोरहट से किया था, और मैं आगे भी अपनी पढ़ाई इग्नू से करना चाहती हूँ। मैं इग्नू के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। दिल से धन्यवाद इग्नू के सभी स्टाफ को। नमस्कार। इग्नू ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीजी डिप्लोमा का एक नया कोर्स इसी सत्र से शुरू किया है। रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए ये कोर्स एक अच्छा विकल्प है। इस कोर्स के बारे में बताते हुए कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो ऑनलाइन, टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वे सभी लोग इन माध्यमों के लिए समाचार से अलग दूसरे प्रकार के कार्यक्रम निर्माण की भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कोर्स उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो मीडिया में पहले से कार्यरत है और अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में औपचारिक डिग्री भी लेना चाहते हैं। 2 सेमेस्टर में बंटे इस कोर्स को छात्र छात्राएं न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस 9,500 रूपए रखी गई है। अभी ये कोर्स केवल अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध है, लेकिन छात्र अपनी परीक्षाएं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सभी कुछ हिंदी में भी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही काफी हद तक वीडियो और ऑडियो पाठ्य सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नए सत्र से 16 नए स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री सहित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है। इग्नू के इन नए पाठ्यक्रमों में वैदिक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री भी शुरू की जाएगी। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जोगिंदर कुमार यादव ने बताया कि इन नए कोर्स में प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी इग्नू की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री के अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कार्यक्रम में परिधान बिक्री, स्मार्ट सिटी विकास और प्रबंधन, जेंडर साइंस, जेंडर इन लॉ और वैदिक गणित जैसे 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा पीजी स्तर के कार्यक्रमों में हिंदी व्यावसायिक लेखन और वैदिक अध्ययन कोर्स, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में अमेरिकी साहित्य, ब्रिटिश साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, औद्योगिक विकास, अंग्रेजी में नया साहित्य, उपन्यास, वास्तुशास्त्र, भारत में लेखन और हाशिए से लेखन आदि कार्यक्रम भी शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने की सोच रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की तरफ से खाद्य और पोषण में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। ये कोर्स इग्नू के सतत शिक्षा स्कूल के तहत शुरू किया गया है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खाद्य और पोषण में सर्टिफिकेट का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में भोजन की भूमिका से शिक्षार्थी को परिचित कराना है, जिसमें भोजन चयन और तैयारी, शैशवावस्था से बुढ़ापे तक पोषण, भोजन का अर्थशास्त्र, रसोई बागवानी, भोजन में मिलावट जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा इस कोर्स में उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा सहित अन्य चीजों को भी शामिल किया गया है। इग्नू द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष जरूर निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक इस कोर्स को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा और 6 महीने की अवधि में केवल ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। अधिक जानकारी छात्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के पहले चरण के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। साथ ही दूसरे चरण की परीक्षा भी इसी माह आयोजित की जाएगी। आईआईटी बॉम्बे की ओर से आईआईटी में दाखिलों के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2022 के लिए 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि और समय 11 अगस्त को शाम 5 बजे तक है। पंजीकृत उम्मीदवार 12 अगस्त को शाम 5 बजे तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 23 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे, जबकि परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त 2022 को किया जाना निर्धारित है। स्नातक स्तरीय मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2022 के रिजल्ट का इंतजार 18.5 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों और उनके पेरेंट्स और टीचर्स को है। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से 17 जुलाई को किया गया था। एनटीए की ओर से ही नीट यूजी 2022 की आंसर की और परिणाम भी जारी किया जाएगा। लाखों उम्मीदवार का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि नीट रिजल्ट जारी करने के पहले एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियां दर्ज कराने एवं चुनौती विंडो बंद होने के बाद ही फाइनल आंसर की यानी अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। फिर सबसे आखिर में जारी होगा रिजल्ट। हम आपको ये बता दें कि आप इस विषय में अधिक जानकारी neet.nta.nic.in पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं।
गौरतलब है कि एनटीए सबसे पहले नीट 2022 आंसर की के साथ ही OMR शीट और प्रश्न पत्रों की स्कैन की गई प्रति भी जारी करता है, ताकि उम्मीदवार अपने रिजल्ट का आकलन कर सकें। अगर छात्रों को आंसर की पर कोई आपत्ति है तो वे लगभग 2 से 3 दिन के बीच इस पर आपत्ति उठा सकते हैं और अपनी आपत्ति को वो ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। एनटीए नीट यूजी रिजल्ट 2022 के अखिल भारतीय कोटे के लिए एनटीए नीट 2022 रैंक लिस्ट भी जारी करेगी, जबकि राज्यवार मेरिट सूची एनटीए द्वारा राज्यों के साथ साझा की जाएगी। इन सभी गतिविधियों का कार्यक्रम अभी तक एनटीए द्वारा साझा नहीं किया गया है। हालांकि पिछले रुझानों के अनुसार ये उम्मीद की जाती है कि उत्तर कुंजी 2 सप्ताह के समय में जारी की जाएगी और परिणाम परीक्षा की तारीख से 4 से 6 सप्ताह के समय में जारी किया जा सकता है। इसलिए ये संभावना है कि नीट द्वारा उत्तर की 31 जुलाई तक जारी की जा सकती है, जबकि परिणाम 18 से 20 अगस्त के आसपास तक जारी होने की उम्मीद है। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, आज के समय में हर दिन कोई न कोई इवेंट का आयोजन होता ही रहता है। शादी समारोह, फैशन शो, बिजनेस इवेंट, थीम पार्टी, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट सेमिनार्स, अवार्ड फंक्शंस, लाइव कॉन्सर्ट्स, प्रोफेशनल इवेंट्स या फिर टेलीविजन शोज। इवेंट मैनेजमेंट में आपको ये सारे प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से आयोजित करना सिखाया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बेहतर तरीके सिखाए जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में इवेंट बजट को मैनेज करना भी बताया जाता है, ताकि आप क्लाइंट को उसके बजट के आधार पर एक अच्छा इवेंट आयोजन कर दे सके। इवेंट मैनेजमेंट में इवेंट के स्टेज को अच्छे से तैयार करना भी सिखाया जाता है तथा इवेंट में आए हुए लोगों को मैनेज कैसे करना है ये भी बताया जाता है। जैसे कि एक इवेंट मैनेजर को शादी समारोह में ये देखना होता है कि शादी में आए हुए लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहमानों के खाने का इंतजाम ठीक से नहीं हुआ है, या फिर सारी रस्मों का इंतजाम ठीक से हुआ है कि नहीं। इस तरह से इवेंट मैनेजर इन सारी सुविधाओं को सुपरवाइज करता है। इवेंट मैनेजमेंट में किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से आयोजित करना सिखाया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको इवेंट में हो रहे हर एक प्रोग्राम की लिस्ट बनानी होती है और उसकी सारी तैयारी करनी होती है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज की जिनका एक इवेंट मैनेजर में होना बहुत जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि इसमें आपको फंक्शंस को अच्छे से आयोजित करना होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे देश में समारोह को फेस्टिवल्स की तरह मनाया जाता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उनका समारोह बहुत ही यादगार हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शादी समारोह में खर्च हमारे देश में ही होता है और आजकल इवेंट मैनेजर का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका समारोह बहुत यादगार रहे। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक इवेंट मैनेजर के अंदर जिससे वे इन सारे इवेंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके? तो इनमें सबसे पहले आती है टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और थिंकिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर क्लाइंट की बातों को अच्छे से समझने का स्किल है और उसके बजट के अंदर आप एक अच्छा समारोह आयोजित कर दे सकते हैं, तो ये एक एडेड क्वालिटी है। इवेंट मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल काम है और इस काम को सीखने के लिए आपको एक कोर्स करने की जरूरत होती है, ताकि आप सारे इवेंट्स को अच्छे से प्लान करके उन्हें सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और उनमें कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आप इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। इवेंट मैनेजमेंट में कई तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट और डिग्री प्रोग्राम इन इवेंट मैनेजमेंट, या फिर मास्टर्स या बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करना अनिवार्य होता है। आप अपनी 12वीं की पढ़ाई किसी भी विषय में कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करनी होती है।
आप चाहे तो इवेंट मैनेजमेंट में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है, क्योंकि आज सभी अपने फंक्शंस को बहुत ही अच्छा और यादगार बनाना चाहते हैं। इवेंट मैनेजर के तौर पर आप इन इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप एक पार्टी ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, आप वेडिंग प्लानर या फिर वेडिंग मैनेजर बन सकते हैं, और इन सब चीजों के अलावा आप फैशन शोज, अवार्ड शोज, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, बिजनेस सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट सेमिनार्स और प्रोडक्ट लॉन्चिंग जैसे बेहद इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से समारोह हैं जहां पर इवेंट मैनेजर की जरूरत होती है। आप इन समारोह में काम कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर को कभी भी नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि साल में हर वक्त कोई न कोई प्रोग्राम आयोजित होता रहता है। आजकल हर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट मैनेजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। चलिए बात करते हैं उन इंस्टीट्यूट्स की, उन संस्थानों की जहां से आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज अहमदाबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली और नेशनल अकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट जयपुर प्रमुख हैं। तो श्रोताओं, ये थी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे हमने आपके साथ साझा किया हमारे करियर सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब बात करते हैं रोजगार की। जी हाँ, समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में सीनियर मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख है 22 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cellindia.co.in पर। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर्स के पदों के लिए 17 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mpsc.gov.in पर। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन के पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 16 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.peb.mp.gov.in पर। मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत एग्जामिनर, रीडर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2022 है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.mhc.tn.gov.in पर। PGDAV कॉलेज के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए 10 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.pgdavcollege.edu.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका, सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। जी हाँ, अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 24 जुलाई सन 2000 को एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। 25 जुलाई 1978 के दिन दुनिया की पहली IVF चाइल्ड लुई ब्राउन का जन्म हुआ। 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1999 में 60 दिनों तक चलने वाले भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध का अंत हुआ था। 27 जुलाई को CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। सन 1939 में इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस रखा गया था और 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 28 जुलाई के दिन हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 लॉन्च की थी और 30 जुलाई 1825 को मालद्वीप की खोज हुई थी। तो ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का और आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे कारगिल दिवस की। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत की भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। कारगिल युद्ध, जो कारगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध का कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों व पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर प्रवेश कर कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना व वायु सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है और इस युद्ध के द्वारा हमने ये देखा। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जांबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से। और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो श्रोताओं, ये थी कारगिल दिवस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमने आपको बताया कि आखिर क्यों मनाया जाता है कारगिल दिवस हमारे स्पेशल सेगमेंट में। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अब आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। शिक्षा